अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रुखसार हसन। मेरा नाम अमई। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि आप खैरी आफियत से होंगे और यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहें। चलते हैं आज की वीडियो की जानब। आज की वीडियो है प्रशांत धवन की वीडियो वर्ल्ड फेयर की। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो और फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल के प्रेसिडेंट ने ये क्लेम किया है कि इनको एक डेलीगेशन मिलने के लिए आया फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पर आप देख पाओगे एक मेजर जियोपॉलिटिकल चेंज आई अपने आप में। इजराइल के प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि इनको एक डेलीगेशन रिसीव करने के लिए आया ऑफ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स। ये स्टेटमेंट दी है इजराइल के प्रेसिडेंट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट के दौरान। इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेसमैन हैं ये इनसे मिलने के लिए आए। और उसके अलावा अब इमरान खान ने यहाँ पर यह भी ऐड कर दिया अपनी तरफ से कि पाकिस्तान टीवी के भी कई लोग हैं ये इजराइल के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आए थे। अब ये अपने आप में पहली ऐसी विजिट होगी कई सालों में, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान ऑफिशियली इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट करता नहीं है। तो जैसे ही इजराइल के प्रेसिडेंट ने यह क्लेम किया कि पाकिस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन आया है इनसे मिलने के लिए, इमरान खान ने यह क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है पाकिस्तान में कि अभी के लिए जो करंट गवर्नमेंट है कोई बड़ी बात नहीं है, ये चुपचाप इजराइल को एक्सेप्टेंस दे दे और पाकिस्तान ऑफिशियली इजराइल को एक कंट्री मान ले। मैं चाहता हूं ये जो क्लिपिंग है ये आप देखें। आज एक तस्वीर आई है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन इजराइल गया, पहली दफा इजराइल गया। उसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला डेलीगेशन में तनख्वाहदार वो भी शामिल है। तो अब क्या होगा जब अमेरिकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे? ये हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। रूस से सस्ता तेल भी नहीं लेने देंगे। आईएमएफ के कहने पे कीमतें भी बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे। कश्मीरियों ने जो कुर्बानी दी उसको बेचेंगे। हिंदुस्तान से ये समझौता करेंगे कश्मीरियों के खून के ऊपर। इजराइल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। मैं ये देखकर काफ़ी अम्यूज़ होता हूँ कि जब भी इंडिया और इजराइल की बात आती है इमरान खान की मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए आत्मा तड़प जाती है कि बस है इनके साथ बातचीत नहीं करनी। खैर अब यहाँ पे इजराइल के इशू को लेकर मैं कहूँगा इमरान खान गलत नहीं कह रहे। डेफिनेटली यूएस प्रेशर के अंडर, यूएस के इन्फ्लुएंस में पाकिस्तान ने डेलीगेशन भेजा है इजराइल की तरफ। और मेरे हिसाब से यहाँ पर पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट टेस्ट कर रही थी कि डेलीगेशन भेजकर देखते हैं क्या रिएक्शन आएगा। रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करना तो बहुत बहुत बड़ा स्टेप होगा, मगर एक डेलीगेशन सेंड करके देखते हैं। डेफिनेटली इमरान खान इस पर बोलेंगे, जनता का रिएक्शन आएगा। टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर रिएक्शन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हुआ तो ये धीरे धीरे हो सकता है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज भी कर ले एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री। नाउ पाकिस्तान ये क्यों करना चाहेगा, इमरान खान यहाँ पर क्यों इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे क्योंकि डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आता है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है, फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। तो आपको बताना है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 जो रिसेंटली खत्म हुआ था मार्च 31 को, इस फाइनेंशियल ईयर में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश था? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी यूएसए या फिर ऑप्शन डी जापान। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में, और जो लोग सही आंसर करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा उनकी कमेंट को हार दूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। अब पहले तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्या इजराइल के प्रेसिडेंट ने रैंडमली ये बोल दिया कि मुझे ये पाकिस्तान का डेलीगेशन मिलने के लिए आया है? तो इसका आंसर है नहीं। इजराइल के जो प्रेसिडेंट है ये बात कर रहे थे एब्राहम अकॉर्ड के बारे में। एब्राहम अकॉर्ड आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप का ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने ही इसके अंडर
यूएई और सुदान और वेरियस और कंट्रीज है, इन सब कंट्रीज से एक्सेप्टेंस दिलवाई इसराइल को और प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए। तो एब्राहम अकॉर्ड की बात करते करते इनके प्रेसिडेंट ने यह कहा कि अभी तो देखिए बहुत से मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, इनके प्रेसिडेंट, इनके डेलीगेशन, इनके फॉरेन मिनिस्टर ये आते रहते हैं, इनसे बातचीत होती है, ये इंटरेस्ट दिखाते हैं, ये भी कहते हैं कि धीरे धीरे ये भी इसराइल के साथ जो रिलेशंस है नॉर्मलाइज करेंगे। ये ऑफ कोर्स इसराइल के लिए काफी अच्छी न्यूज है। अब जैसे ही इसराइल के प्रेसिडेंट ने ये सब कहा, इमरान खान ने यहाँ पर यह बोलना स्टार्ट कर दिया कि देखो यूएस का दबाव स्टार्ट हो चुका है और यूएस के दबाव के अंडर जो करंट गवर्नमेंट है लेड बाय शहबाज शरीफ, ये इसराइल को एक्सेप्ट कर लेगी। अब यहाँ पे आप कहेंगे यूएसए का कौन सा दबाव हो गया, इमरान खान ये क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव के अंडर ये सब होगा। देखिए अब रिसेंटली मैं शॉक था नंबर्स देखकर। मैं काफ़ी बार एक्चुअली ये कैलकुलेट करने की कोशिश करता था कि पाकिस्तान का जो टोटल डेट है ये कितना होगा। इसके लिए मैंने काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़ी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो भी स्टेटमेंट्स थी उनको एनालाइज किया, समझने की कोशिश करी कि पाकिस्तान को एक्चुअली इकोनॉमिक कोलैप्स से बचने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। मेरा पर्सनल कंक्लूजन था आज से 1-2 महीने पहले कि $25 बिलियन तो पाकिस्तान को चाहिए, मगर मैं गलत था, मैं बुरी तरीके से गलत था, क्योंकि जो एक्चुअल अमाउंट पाकिस्तान को चाहिए इट इज़ $36 बिलियन। ये बात पाकिस्तान की सरकार ने खुद कही है कि अगर इनको 36 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स ना मिले तो पाकिस्तान इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ बढ़ जाएगा। ये ऑफ कोर्स आने वाले 1 या 2 साल में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली हो जाए, बट आने वाले कुछ साल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं, क्योंकि जो ये $36 बिलियन है इसमें से बहुत सारा जो पैसा है ये लोन की फाइनेंसिंग में जाएगा। उसके अलावा 10 से लेकर 15 बिलियन पाकिस्तान को सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर में करंट अकाउंट डेफिसिट मेंटेन करने के लिए चाहिए। और ऑब्वियसली यहाँ पे आप समझ सकते हैं इतना बड़ा जो ये अमाउंट है ये IMF की हेल्प के बिना पाकिस्तान रीपे नहीं कर पाएगा दुनिया भर में, और इवेंचुअली पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज्यादा क्रैश कर जाएगी। वेनेजुएला जरा हाल यहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान आज के समय बात कर रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और ये लोग चाहते हैं कि IMF एडिशनल $6 बिलियन का एक पैकेज अनाउंस कर दे पाकिस्तान के लिए, ताकि कुछ इनको रिस्पाइट मिले। बाकी ऑफ कोर्स बाद में ये UAE के सामने, सऊदी अरेबिया, चाइना के सामने झोली फैलाएंगे, और इनको उम्मीद है कि वहां से इतने बिलियन आ जाएंगे कि पाकिस्तान कोलैप्स नहीं करेगा, इनकी कहानी चलती रहेगी। और IMF एक्चुअली पाकिस्तान की बात मानेगा या नहीं मानेगा इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी जून 2022 में। अगले ही महीने पता लग जाएगा कि क्या पाकिस्तान बचेगा, या फिर अगर IMF ने मना कर दिया देन इट इज गेम ओवर फॉर पाकिस्तान। डेफिनेटली एक बड़े इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ ये देश बढ़ जाएगा। मगर IMF पर जिन कंट्रीज का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, फॉर एग्जांपल US, ये कह चुकी हैं कि ये बिल्कुल सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान की रीबिल्डिंग ऑफ इट्स इकोनॉमी। ये USA के जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने रिसेंटली कहा था, और यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं ऑब्वियसली इसका संकेत IMF की तरफ है। अगर US चाहे तो आराम से रातों रात IMF पाकिस्तान का जो बड़ा पैकेज है ये क्लियर कर देगा। और आप सबको एक बात तो पता होगी दुनिया के बारे में कि कोई भी आपकी हेल्प बिना वजह नहीं करने वाला। हर किसी का कोई ना कोई स्वार्थ होता है, कोई ना कोई मोटिव होता है। USA जैसा देश ऑब्वियसली पाकिस्तान की हेल्प आउट ऑफ काइंडनेस नहीं करेगा। आउट ऑफ काइंडनेस US इथियोपिया, सोमालिया को बचाने के लिए नहीं आया। US वहीं पर जाता है जहां पर इनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो बिल्कुल USA ने पाकिस्तान को यह बोलना स्टार्ट कर दिया होगा कि आप लोग धीरे धीरे इजराइल के साथ बातचीत स्टार्ट करो, देखो क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि US के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि होगी अगर पाकिस्तान जैसा एक फंडामेंटलिस्ट कंट्री इजराइल को एक्सेप्ट कर लेता है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मगर पाकिस्तान की खुद की प्रॉब्लम्स हैं। ये लोग अगर इजराइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए कंट्री तो इनके मिनिस्टर्स और इनकी सरकार के लोगों ने काफी बार ये कहा है कि फिर बाद में ये कश्मीर का मुद्दा UN में नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी बार कश्मीर फिलिस्तीन का जो इशू है इसको इक्वेट कर चुका है। पाकिस्तान ने काफ़ी बार ये कहा है कि दोनों इश्यूज काफ़ी हद तक सेम ही हैं। तो अगर ये इजराइल के साथ नॉर्मल रिलेशंस एस्टैब्लिश कर देते हैं तो कल को पाकिस्तान US में इंटरनेशनल फोरम में इंडिया की प्रॉपर तरीके से आलोचना नहीं कर पाएगा कश्मीर के इशू को लेकर। और इस पर ओवर द ईयर्स पाकिस्तान में बहुत से ऑथर्स ने लिखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल है, बाय रिकॉग्नाइजिंग ए सेटलर कॉलोनी लाइक इजराइल पाकिस्तान विल विन नो न्यू फ्रेंड्स, रिस्क लूजिंग द वंस इट हैज, एनरेज इट्स पीपल, कंडेम द पैलेस्टीनियंस टू ऑब्लिवियन एंड सीड द कश्मीरीज टू देयर ऑक्यूपायर्स। तो कश्मीर का बहुत ज्यादा यहाँ पे डर है पाकिस्तान को कि इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया तो कश्मीर भी हाथ से निकल जाएगा परमानेंटली। और आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक सेंटेंस है, रिस्क लूजिंग द फ्रेंड्स दे ऑलरेडी हैव। इसमें पता है किस फ्रेंड की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली यहाँ पर बात की जा रही है ईरान की।
ईरान और इसराइल के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर पाकिस्तान सडनली कहता है कल को कि हम जी इसराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज कर रहे हैं, हमारी फ़्लाइट्स होंगी, हम आराम से उनके साथ ट्रेड करेंगे, ईरान को ये बात पसंद नहीं आने वाली। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ही एक बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट कट्टर आबादी है जो इसराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं एक्चुअली काफ़ी बार सोचता हूँ, इसराइल के साथ पाकिस्तान ने कोई जंग नहीं लड़ी, इसराइल ने कभी डायरेक्टली कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंचाया नहीं पाकिस्तान को। टर्की ट्रेड करता है इसराइल के साथ, टर्की इसराइल को एक्सेप्ट करता है एज ए कंट्री, मगर तब भी पाकिस्तान के लोगों में एक आप कह सकते हैं अनएक्सप्लेनेबल हेट्रेड है टुवर्ड्स इसराइल। और जो ये नफरत है आम पाकिस्तानियों के मन में इसराइल के प्रति, लगातार इस पर पॉलिटिक्स खेली जाएगी। इमरान खान बेसिकली यही कर रहे हैं कि ठीक है, अगर करंट गवर्नमेंट इसराइल को एक्सेप्ट करती है तो इमरान खान इसको, इस पूरे मुद्दे को यूज़ करके बहुत सारी जो पाकिस्तान की आबादी है उसको अपनी तरफ कर लेंगे। और यही कारण है कि पाकिस्तान की सरकार ने ये सब डेवलपमेंट देखते हुए रिसेंटली कुछ ही घंटों पहले क्लैरिफिकेशन दी कि इन लोगों ने ऑफिशियली कोई डेलीगेशन नहीं भेजा इसराइल की तरफ। जो डेलीगेशन गया है वहां पर बिजनेसमैन है, हो सकता है कि सरकार के कुछ लोग हो, अगर हैं भी तो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं इसराइल में। तो जिस तरीके से इस इशू को लेकर पाकिस्तान में आम लोग गुस्सा हैं, इमरान खान ने इशू रेज कर लिया है, तो इससे हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ इसराइल और पाकिस्तान के रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस भी खराब रहने वाले हैं। और लोग काफ़ी बार कहते हैं कि देखो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं, बस नेता नहीं मान रहे, लोग तो मिलने को तैयार हैं। आई डोंट रियली थिंक दैट इज़ द केस। अगर ऐसा केस होता, अगर जेन्युइनली इंडिया के प्रति पाकिस्तान में इतनी हेट्रेड ना होती तो इमरान खान इंडिया के बेसिस पर, कश्मीर के बेसिस पर इतनी राजनीति ना कर पाते। तो मुझे लगता नहीं है कि करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी इतना बड़ा ये रिस्क उठाएगी और इसराइल को एक्सेप्ट करेगी एज ए कंट्री। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो इससे हमको एक क्लियर मैसेज दिखता है कि इंडिया के साथ भी पाकिस्तान ट्रेड आने वाले कई सालों तक रिवाइव नहीं करने वाला, नो मैटर हु इज इन पावर। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली कौन सा देश बन गया था इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रिसेंटली इस पर रिपोर्ट पब्लिश हुई है, यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस ऑफिशियली सरपासेस चाइना एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया यूएस का टोटल ट्रेड लगभग 120 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो एसएससी और बैंक एग्जाम के कोर्सेज हैं अकेडमी के, इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो अभी कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा एसएससी बैंक एग्जाम्स का। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक करिए बैंक एग्जाम पर और यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप अभी एक कोर्स परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मंथ्स मिलेंगे। मान लीजिए अगर आप 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 12 महीने का कोर्स हो जाएगा 14 मंथ्स का। सिमिलरली जो 24 महीने का कोर्स है ये हो जाएगा 28 महीने का। याद रखिएगा प्राइसेस अप टू 20% बढ़ जाएंगे मई 31 की अंत में रात को 12 बजे। तो जब तक प्राइसेस कम है यू कैन बाय दिस कोर्सेज बाय यूजिंग द कोड PD10, क्योंकि जैसे ही आप कोड यूज करेंगे द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो वीडियो मैं सबसे पहले ना जी। बताना चाहूंगा, जरूर। जो ये प्रशांत साहब बता रहे थे ना, ये कच्ची पक्की बात है, ये कच्ची बात नहीं, ये पक्की बात है। पाकिस्तान जो PTV चैनल है, हुकूमत का चैनल है, जो हुकूमतें हैं ना, शबाशी जो भी हुकूमती चैनल हमारा PTV है, उसके 2 बंदे गए हैं, एक अहमद कुरैशी और एक नबीला। ये 2 बंदे वफद गए हैं इसराइल में। मुझे ये बताया जाए वो किस तरह चले गए, जबकि पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर तो इसराइल का होता ही नहीं, कोई जाना नामुमकिन है, इशू नहीं। वो कैसे चले गए उधर, वो तरीका कार क्या अख्तियार किया, कैसे चले गए? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इस शहबाज शरीफ की इस करंट हुकूमत में आके वो क्यों उधर गए? एक तो ये बात होगी। दूसरी बात क्लियर करने की भी, वो गए हैं या नहीं, सबूत के तौर पे इसराइल के सदर ने खुद कबूल किया है। अभी भी भाई वो वीडियो में सब कुछ आ गया है, अभी भी इसराइल के अंदर वो बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, शहबाज शरीफ को अब तुर्की क्यों जाना पड़ा? रुखसार भाई आपने देखा शहबाज शरीफ अपना वफद लेके तुर्की गया हुआ है। वो इसीलिए गया, 3 रोजा दौरे पर है। हाँ, वो पता क्यों गया है? वो तुर्की ने कबूल किया है ना इसराइल को, वो तजारत कानून सारा कुछ। वो उधर इसीलिए गए हैं, हम आप तुर्की को कहेंगे कि हमारी मदद करें, इसराइल के साथ हमारे तल्कात बनाए जाए और हमारी मदद की जाए इकॉनमी के लिए। ऐसी इकॉनमी पे हम लानत भेजते हैं जो इसराइल के साथ मिलकर करनी पड़े। इन बंदों के ऊपर भी हम लानत भेजते हैं, सोच पे भी लानत भेजते हैं
जो हमें इसराइल के वो साथ वजह से करना मैंने पड़ेगा। ये देखना सबसे जितनी भी मुश्किल घड़ी रुखसार भाई आज है, मैं लास्ट पे ये कहूंगा हमारी जानें भी चली जाए ना भाई हमें जब पूरा कर देना चाहिए। तक फलस्तीन और शाम आजाद कंट्री नहीं होगी, हम लानत भेजते हैं ऐसे जाने वालों पे भी और भेजने वालों पे भी और इसराइल पे भी। ये भाई आपको एक ट्रैप किया गया एक जंगल में ट्रैप नहीं किया गया और ये हकीकत बात है, और ये मेरी कोई बात ट्रैप तो नहीं सुन ले, है। आपको एक तो कभी समझ नहीं हो ही आती। नहीं सकता हम इसराइल को कबूल करें। और यार आप कबूल करने से मेरी बात पर मुकम्मल तौर पर सुन ले, असल में बैकग्राउंड क्या है, आप कबूल क्यों नहीं कर रहे, पहले ये आपको पता होना चाहिए। कायदे आज़म ने अपने कबीना में जब उनकी पहले कबीना बनी थी तो उन्होंने ये बयान दिया था, शायद आपको नहीं इल्म है तो इस चीज़ों का इल्म है कि उन्होंने ये बयान दिया था कि हम इजराइल को कौन करता हम तस्लीम नहीं करते, लेकिन एक शर्त है वो जो, क्योंकि इजराइल का ये मुल्क नहीं है, हकीकत में ये जो लैंड है ना ये इजराइल की नहीं है। ये तो जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट या फर्स्ट हुई थी या 2 थी, जब हिटलर ने इनको वो होलोकॉस्ट, जो आप सब जानते हैं होलोकॉस्ट का सिनेरियो हुआ था, तो हिटलर ने इन यहूदियों को मुल्क बदर कर दिया था। ये असल में यूरोप का ये बशिंदे जितने भी है ना, अमेरिका की है। अमेरिकन है, कुछ यूरोपियन है। मैं आपको वो बैकग्राउंड थोड़ा सा बता रहा हूँ, टच दे रहा हूँ कि जब हिटलर ने उनको होलोकॉस्ट का सिनेरियो हुआ था तो ये सारे जितने भी पूरी दुनिया के मतलब थे ना यहूदी, वो तकरीबन 70% 80% मेरे ख्याल में डेथ हो चुकी थी उनकी, उनको मार दिया गया था, उनको कत्ल कर दिया गया था। लेकिन जो 20% बचे थे पूरी दुनिया में, उन्होंने ये तय किया था कि हम हमारा ये खिता हम इधर आ गए। ये असल में, और जब ये आए थे ना समंदर के रास्ते, तो वो अभी तक वो बैनर अवेजा मैंने खुद देखे, उधर लिखा हुआ था कि जर्मनी ने हमें निकाल दिया है, तो प्लीज़ आप हमारे अहले मगरब मशरिक़ वस्ता वाले आप हमें इस जगह पर टुकड़े पर रहने दें। ये बात तो वही होगी ना, जिस तरह पंजाबी में कहावत कहते हैं कि आगे चूल्हे आगे लेना आए थे कार की मालिक बन गए। ये बात बिल्कुल इसी तरह ही है कि असल में यहूदी आए इधर पनाह लेके लिए थे कि आप हमें पनाह दे, आप हम पीछे से धुतकारे हुए हैं, तो आप मेहरबानी करें कि हमें इधर पनाह दें और हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उन्होंने सबसे बेहतरीन बात जो मुझे उनकी ये लगी है, एक बात सुन लो याकूब भाई, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने दिन रात कुछ ना सोचा, कुछ ना देखा, ना उन्होंने गर्मी देखी, ना छाँव, ना धूप, ना कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने इतनी मेहनत किया है कि आपकी सोच है 20-20 घंटे उन्होंने काम किया है उनके वर्कर्स ने। आपकी बात मैं समझ चुका हूँ, ये बैकग्राउंड का हमें भी पता था, जो देख रहे मेरे भाई उन्हें भी पता है, कोई अनजान नहीं बैठा हुआ, ये हकीकत बात है। लेकिन ये बात मैं एग्री करता हूँ, उन्होंने मुश्किल घड़ी में आके पाँव रखने थे, वो रखे, लेकिन वाकई में उन्होंने मेहनत इस तरह की जिस तरह करने का हक था, उन्होंने पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा लिया। जिस तरह चाइना सारी दुनिया से पीछे आजाद हुआ है ना, उसने अपने आप को मनवा लिया, पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाया। भाई मेहनत का ठीक सीधा है ना? मिलता है। जो इस तरह हिंदुस्तान भी देख रहा है, एक दफा आईएमएफ के पास गया था ना, उसके बाद वो सोना गिरवी रखा, तो जिस तरह भी हालात हुए उन्होंने अपने आप को वापस जाने दिया। चीज है, मेरी बात पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं करना चाहिए, ये सबसे मेन इशू। आपको क्या लगता है क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी क्या मसला यही है भाई की बात? मैं यही कहता हूँ, जब तक हमें कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, इसराइल से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। जो कंट्रीज के साथ अच्छे तल्लुकात रखे, आपने सऊदी अरब ने कबूल किया है, दुबई ने किया है, सऊदिया ने किया है, हमने क्या खाड़ लिया उनका, कुछ किया? सिर्फ और सिर्फ इसमें सऊदी अरब जो है ना, वो एक शैतान बुने का काम कर रहा है। फलस्तीन और शाम से इसराइल को सऊदी अरब नहीं निकलना। मैंने ये पूछा वो क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, वो वजह ये कि उन्होंने नजायज कब्जा किया हुआ है इसराइल ने दूसरी फलस्तीन और शाम के ऊपर, यही रीजन है। जब तक वो नजायज कब्जा नहीं छोड़ेंगे उस वक्त हम कबूल नहीं करेंगे। भाई गुलजार का व्यूज लेते इस पर। भाई मैं यही बात कर रहा हूँ कि हमने नाम के इशू उठाया हुआ है, कश्मीर में भी और उधर फलस्तीन में भी। यह हम वाकई हम रियल लड़ाई में उनका साथ दें तो फिर बात है, हम बातों से साथ गुलजार भाई साथ इस तरह नहीं हो सकता भी साथ हम चले जाएं भाई उधर आ जाके अपनी फोर्स को ले भाई सारे इकट्ठे हो गए इस मसले पर। मैं तुझे ये बताता हूँ, मैं तुझे ये सब कहता हूँ, इमरान खान ने 40 साल के बाद ओआईसी का इजलास बुलाया। मेरी बात सुन ले यार, मेरी बात सुन ले, मैं बताता हूँ तुझे। फिर ओआईसी का इजलास हिंदुस्तान से आवाजें आती थी, कभी भी नहीं हो सकता, कभी इमरान खान कामयाब नहीं होगा, हुआ। दूसरी बार फिर इमरान खान ने कहा मैं बुलाऊंगा, फिर दोबारा हुआ, इमरान खान ने बुलाया। इमरान खान ने यह भी कहा था मैं अफगानिस्तान से अमेरिका को जलील करके निकालूंगा, निकाला कि नहीं निकाला? 20 साल से मेरी बात
इजलास का मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब सारी कंट्री एक हो जाएंगी, एक जान होगी पाकिस्तान के पीछे होगी। आप वो ही वक्त है वो पाकिस्तान के पीछे आ मैं ना एक बात ठीक है, agree करता उसका भाई हूं। बहुत उन्होंने इजलास ज्यादा किया है, अमेरिका ने उसको निकाल दिया। ये किसने निकाल दिया? अमेरिका ने निकाला भाई इमरान खान साहब को। और यार मेरी भाई बात वो तो सुनो, पावर में भाई, बात करते, नेपाल में भी किया, और यार श्रीलंका में बात मैंने सुनो, किया। कुछ लेकिन जज्बात नहीं, कोई बात वो जो यही पाकिस्तान के 57 कंट्री जो है ना 50 और साल की यार होंगे, बात तो सुन ले, इस्लामाबाद में इंशाल्लाह फैसले होंगे। अमेरिका की किस और यार बात तो सुन लिया करे, तो किसी की आप बात नहीं सुनते, बात नहीं सुनते। मुदल्लल बात किया करे। मेरी पहली बात तो ये देखें कि हमने इजराइल को क्यों तस्लीम नहीं करना। पहला इसका रीजन ये है कि जो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ऐसे मुल्क हैं, 2 ऐसे रियासतें हैं जो एक किसी नजरिए पर कायम हुई है। एक पाकिस्तान जो कि मुसलमान और इस्लाम के नजरिए पर कायम हुआ है, इस्लाम के नाम पे बना। नाम पर बना है। और दूसरा इसराइल जो कि यहूदी के नजरिए पर कायम हुआ, जिनका एक नजरिया था कि हमने एक अलग मुल्क इसलिए बनाया ताकि हमारे मुल्क, ताकि हमारे पूरी दुनिया के जो यहूदी इकट्ठे होकर हम अपना अलग मुल्क बनाए ताकि हमें खुशहाली पाला हुआ चाहिए। कि पाकिस्तान और इसराइल बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के। दूसरी वजह यह है कि क़याद-ए-आज़म ने कहा था कि हम इसराइल को तस्लीम तब करेंगे जब वो हमारे जो फ़लस्तीन का जो एरिया जिन्होंने कब्जा लिया है, जिन्होंने ज़बरदस्ती फ़लस्तीन का हिस्सा था फ़लस्तीन भी, और तब तक हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिल्कुल जब तक वो उनकी टेरिटरीज वापस नहीं कर देता। दूसरा, तीसरी वजह ये देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान, मुझे ये समझ नहीं आती पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम ना करने से इसराइल को क्या फर्क पड़ता। और यार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे कश्मीर में आवाज उठाने से हमने क्या उखाड़ ले लिया था? कुछ नहीं, कुछ उखाड़ा, अपने नुकसान बदले में अपना नुकसान ही किया, यही हुआ ना। लेकिन मेरा भाई एक आवाज भी होती है, आवाज पे मतलब एक बंदा बात करता है, उसकी आवाज में वजन होता है, उसकी बात दुनिया मानती है। वो बंदा इमरान खान है जिसकी दुनिया बात मानती है, उसकी बात सुनती है। मेजर साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने कहा था कि दुनिया में सिर्फ दो किस्म के मुल्क हैं, एक अमीर और एक गरीब है। और ये बात हकीकत है कि जो अमीर मुल्क होगा ना उसकी तरफ ही सारी दुनिया भागेगी। इस वक्त यहूदियों ने मेहनत की, आप माने या ना माने, और जितने बैंकिंग नेटवर्क है ना आपकी दुनिया के, जितने भी बड़े, सबसे ज्यादा जितना बिजनेस हो रहा है वो इसराइल कंट्रोल कर रहा है। आप जितने बैंकिंग नेटवर्क है सारे इसराइल कंट्रोल। भाई जितनी भी तारीफ करे इसराइल के वो है, हकीकत में मानता हूँ। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान से कोई बंदा खड़ा नहीं होगा, दूसरी कंट्री तो छोटी है, पाकिस्तान के अलावा कभी आज अगर किसी जालिम के खिलाफ कभी किसी यूएन असेंबली में, किसी अपने मुल्क में, कंट्री में कभी इमरान खान या पाकिस्तान के अलावा आवाज उठी नहीं। पाकिस्तान को मुतबादल में मिल रहा है ना, पाकिस्तान को एक सोचिए, मैं बात करता हूँ, यकीन करें पाकिस्तान का नजरिया ठीक है, नुकसान कितना हुआ है पाकिस्तान? मेरा भाई नुकसान जो होना था वो वक्त अब गुजर गया। अब जो भी आगे आने वाले जितनी भी पाकिस्तान सारे मुस्लिम ममालिक इकट्ठे नहीं, मेरा भाई हो चुके हैं, अब हो चुके हैं सारे मुस्लिम ममालिक है ना, ये हो चुके हैं। अब वो पाकिस्तान तो वो ओआईसी के इजलास में क्या नहीं, मेरी बात जब लीडर को उतारा गया, उस लीडर को उतारा गया, पीछे क्या होगा? पीछे भाई आपको समझ नहीं यार पहुंच है, मैं मानता हूँ पहुंच बड़ी क्यों बनी है। हमारे घर के व्यक्ति जो है ना, हमारे वो लंका गिरा के बैठे हुए, हमारे अंदर से जो चोर डाकू है ना, उन्हें सपोर्ट की है। अगर वो ना करते, अगर वो अपोजिशन अच्छी करते, इमरान खान का साथ देते ऑपोजिशन में रह के, तो कभी अमेरिका की कुछ ऐसा कर सकते। वो तो करते अमेरिका के एजेंडे पे, इसराइल के एजेंडे पे चले हुए यार। इस तरह बहस करने से मुझे मुझसे वो नवाज शरीफ को मुझे जवाब तो मुझसे भाई, मैं तुझे जवाब दे दिया। एक बात का, ओआईसी की इजलास हुआ पाकिस्तान में, कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बता दे जो इसराइल के खिलाफ गई थी, एक बता दे कि ये ओआईसी की इजलास हुआ था। भाई ओआईसी में इसराइल की बात ही नहीं की, उधर तो क्यों नहीं की? बात की, तो आप इकट्ठे हो गए, फिर क्या हो? जहाँ जुल्म होता है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए बोला गया था। कश्मीर के इशू पर बात नहीं, ओआईसी में मेरी बात क्यों? तो पिट्ठुओं को पीछे कब उठा? एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, जब तक आप उसे तबलीग नहीं करेंगे, उसे बताएंगे नहीं वो नमाज में नहीं करेगा, और भाई नहीं कर, जब तक मुसलमानों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा, एक दाखिल नहीं इकट्ठे हो नहीं सकते। अब हो चुकी है। मैं कुछ चैलेंज करता हूं, मैं तुझे चैलेंज करके, मैं तो पहले बता दी, इमरान खान ने 2 दफा इकट्ठा किया, अगर इमरान खान
रहते तो फर्क भी पड़ता। भाई एक इजलास इकट्ठे होने का मतलब मेरा भाई तो यूएन में भी तो इजलास ही कराया जाता है, उधर के कंजर नचाए जाते हैं, उधर भी इजलास ही बुलाया जाता है। वर्ल्ड का होता है उधर, पूरे वर्ल्ड का तो ये भी पूरे एशिया का हुआ है, जितना पूरे एशिया का ही हुआ है। पूरा मुस्लिम कंट्रीज तो एशिया पूरे में मुसलमान ही है, 57 कंट्री है एशिया में। यार ये देख रहे हैं आप तो बहुत अभी तो बड़ी बात हैपर नहीं, अभी तक से इसराइल को तस्लीम किया है, सॉरी दुबई और सऊदी अरब और सऊदीया और आप तो कह रहे हैं पर मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे हैं, तो फिर वो पक्का है तो वो मुनाफा कहना, वो मुनाफा कहना। मेरी बात खजूर के हंसने लगे, मेरी बात सुन ले एक मिनट। जब तक किसी काम को हम रोकेंगे नहीं, जब आप उस काम को रोकेंगे मुश्किल तो आएगी, मुश्किल से बाद ये आसानी आती है। आज तक ये सब कंट्री को रोकने वाला कोई नहीं था, आज तक इनको हकीकत बताने वाला कोई बंदा आया ही नहीं एशिया में। पहला बंदा उर्दगन आया और इमरान खान अच्छा जी, मेरी बात ठीक है, उन्होंने आवाज उठाई है, आज उसका असर होगा, उनका असर होगा, पूरी दुनिया देखेगी। 57 कंट्री इकट्ठी हो चुकी है, काश के इमरान खान ना उतारे जाते, कुछ ये अमेरिका और शहबाज शरीफ कामयाब ना होता, कुछ भी नहीं। तो आज कुछ और रंग होता। उम्मीद करता हूँ कि जो भाई को हवा में तीर चला रहे हैं ये सच साबित हो, ये हकीकत, ये वक्त साबित करेगा इमरान खान की कुछ रंग लाएंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।